नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल पिछले अक्टूबर के समय से यानी 6 महीने के समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सांसद संजय सिंह की जमानत को लेकर सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। कहा जा सकता है कि सांसद संजय सिंह की ये जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के रूप में काम जरूर करेगी। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 6 महीने बाद आप नेता संजय सिंह को जमानत मिली है। आपको बता दें कि इसी कथित शराब घोटाले के मामले में बीते 1 अप्रैल यानी कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। देखना होगा कि किस तरीके से अब आप सांसद संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ आगे काम करती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में बनाती है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़ती हुई बता करके चल रही थी। ऐसे में सांसद संजय सिंह की जमानत होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक मजबूती प्रदान जरूर करेगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा कि जिस तरह से एक मुझे ऑफर दिया गया, उससे पहले भी हमारे विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की थी, वही ऑफर आज मुझे भी मिला है। यानी कहीं न कहीं आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों को खरीदने में लगी हुई है। वही आतिशी ने कहा कि अब हमारा 4 लोगों का नाम है, जिसमें राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दुर्गेश पाठक। यानी कि कहीं न कहीं साथ साथ बताते कि कैलाश गहलोत के अभी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं आतिशी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी तारसत पूरी खत्म करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं है और तत्पर लड़ती रहेगी। यानी कहीं न कहीं बीजेपी उघेरते हुए आज बड़ा खुलासा किया, लेकिन उसको तर्ज करते हुए बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि जब तक पहले भी आरोप लगाए थे लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया था, आखिरकार आतिशी इतना बड़ा आरोप बीजेपी पर क्यों लगा रही है, ये जांच का विषय है। देखना होगा कि आतिशी अब और आगे क्या खुलासा करने वाली है। दिल्ली से अजय चौहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां इससे पहले 2 बार डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक हुंकार भरती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आई, जिसके बाद आज सुनीता केजरीवाल की अध्यक्षता में आज उनके आवास पर आप विधायकों की मीटिंग हुई। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सुबह 10 बजे आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसके बाद सुनीता केजरीवाल के घर पर तमाम विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 50 विधायक और 6 दिल्ली सरकार में मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर दिखा दिया कि दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बयान भी दिया था कि जो सरकार है भले ही जेल से चलानी पड़े लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो यहाँ पर साफ तौर पर उसकी तस्वीर देखने को मिली। मीटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि कोई भी सरकार में अभी भाजपा ज्वाइन करने वाला नहीं है और आज की जो मीटिंग है ये कहीं ना कहीं एक बहुमत के रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखाती हुई नजर आ रही है।
अब ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है सुनीता केजरीवाल लोगों तक पहुंचा रही है, तो देखना ये होगा कि आगे आम आदमी पार्टी किस तरीके से रणनीतिक कदम उठाते हुए काम करती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैदान से बीजेपी का चुनावी शंखनाद कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा की। ये चुनावी जनसभा उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद था, जिसमें नैनीताल लोकसभा सीट और अल्मोड़ा लोकसभा सीट दोनों के लिए विजय शंखनाद रैली यहाँ पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे में जनता को जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी गारंटियों का भी जिक्र किया, जनता को उन गारंटियों के प्रति लामबंद करने का काम किया। कहा कि आने वाले दिनों में जनता को इन सब चीजों का लाभ मिलेगा। जो वायदे उन्होंने किए हैं, चाहे चुनाव से पूर्व क्यों है या चुनाव के बाद क्यों, उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी आगाज थी और आने वाले दिनों में और बड़े नेता इसी प्रकार से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वहीं सीएम योगी का पीलीभीत, बदायूं और बरेली का तूफानी दौरा रहा। इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही अब पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल चुके हैं और अब लगातार ताबड़तोड़ प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इन दिनों जो है वो जिलों के दौरे कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बरेली और बदायूं का जो है वो दौरा किया और वहां पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन के दौरान जो है वो लोगों के साथ में सीधे तौर पर अपनी बातें रखी, अपनी पार्टी की उपलब्धियों को रखा, किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कार्य कर रही है। बीजेपी जब से 2014 से केंद्र में आई है उसके बाद से किस तरीके से आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर से जब से बीजेपी आई कानून व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि जो दंगे पहले कभी उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करते थे, अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। सभी लोग अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार से पहले एक असुरक्षा का जो माहौल था वो देश के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन अब सरकार जो है वो सबके साथ में विकास को ध्यान में रख रही है और कहीं ना कहीं सबके साथ एक जैसी व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जगह पे जो उनके संवाद रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने उनके वक्तव्य रहे हैं, उन सभी जगह पे उन्होंने अपनी सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्या है वो बड़ा झटका, बता रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आज भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस मुख्यालय पर अजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस दौरान अजय निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेना है। आपको बता दें कि अजय निषाद का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अजय निषाद पार्टी बदल सकते हैं। तो आज अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अजय निषाद को लोकसभा उम्मीदवार भी बना सकती है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की मौत के हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ पे। माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ के हाई प्रोफाइल मामले में अब मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई है। 30 दिन के भीतर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आ जाएगा, जिससे सारे आरोपों का दूध और पानी का पानी भी होगा। और साथ ही साथ इस हाई प्रोफाइल मामले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजरें गड़ी हुई हैं। बता दें कि माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में रहते हुए इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की पुष्टि हार्ट अटैक से हुई है। बावजूद इसके परिजन लगातार स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मारने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिजन जेल प्रशासन से लेकर कई अधिकारियों पर भी बड़ा आरोप लगाए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के पहले और बाद में भी
लगातार कोर्ट में मुख्तार अंसारी की हत्या किए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस हाई प्रोफाइल मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती दौर में मजिस्ट्रेट और डीएमएसपी ने मुख्तार अंसारी के बैरक और जेल में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और इन प्रत्याशियों के नामों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रत्याशियों के चयन पर लगातार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और सूची जारी कर सभी को चौंका दिया है। बात करें मेरठ की तो यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं आगरा से समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र कदम को प्रत्याशी घोषित किया है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में लगातार भानु प्रताप का विरोध चल रहा था, जिसके चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रत्याशी ही बदलना पड़ा और एक बार फिर से अतुल प्रधान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस न्यूज। तो वहीं मंच पर रोती हुई नजर आई स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद संघमित्रा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मंच पर बैठी सांसद संघमित्रा उठ कर रोने लगी। वहीं उनके पास में बैठी गुलाबो देवी भी थी। वहीं संघमित्रा से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो बदायूं की प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी थी तो रामायण का एक प्रसंग सुना रही थी, जिसको लेकर के वह फपक फपक करके रोने लगी थी, जिसका एक वीडियो बहुत तेजी से मंच से वायरल हुआ था। और उस वीडियो पर संघमित्रा मौर्य ने अपना बयान देते हुए कहा कि गुलाबो देवी जो है एक रामायण का प्रसंग उन्हें सुना रही थी और जिसको सुन करके वह भावुक हो गई और उनके आंसू निकलने लगे और वह रोने लगी। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस तरह की चर्चा है कि संघमित्रा मौर्य टिकट कटने से रोई थी। और आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बदायूं में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके चलते मंच पर बैठी संघमित्रा मौर्य किसी कारण वहां पर फपक कर रोने लगी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। वहीं हम बात करते हैं मेरठ की तो मेरठ के भाजपा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। मेरठ हापुड़ लोकसभा से उन्हें यहाँ टिकट मिला है और उसके साथ ही हम बात करते हैं आज मेरठ से तो मेरठ में कलेक्टर परिषद में आज उन्होंने यहाँ नामांकन किया है। नामांकन करके उनके साथ में उनके कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहे। उन्होंने यहाँ पर नामांकन किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 के आसपास सीटें जीत रही है और देश की बात करें तो 400 के पार का हमारा नारा, हमारा लक्ष्य, जो कि यहाँ 2024 से लेकर 2045 तक की हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। भूपेश बघेल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौजूद रहे चरणदास महंत। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजनांदगांव लोकसभा सीट से घोषित किया है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनके साथ चरणदास महंत सहित विधायक भोजराम साहू भी उपस्थित रहे। जी हाँ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 4 अप्रैल तक नामांकन होना है। इसी के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तराखंड में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली को विफल बता दिया है। क्यों बताया विफल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में एक जनसभा की और काफ़ी सफल ये जनसभा रही। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि मजबूती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपनी बात रखी, 10 साल की जो उनकी उपलब्धियां थी वो जनता के समक्ष रखी और साथ साथ जो मोदी की गारंटी है वो जनता को दी। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि जो क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दे हैं उनसे मुंह मोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अंकिता भंडारी मर्डर केस, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ उन्होंने कई आरोप इस दौरान प्रधानमंत्री पर लगाए। उन्होंने बोला कि सरकारी जो जितने भी एजेंसीज है उनका यूज़ किया जा रहा है, भीड़ एकत्रित की जा रही है, पैसे की बुलाई हुई भीड़ वहाँ पर पहुंची जिसके बाद जो लोग हैं वो परेशान वहाँ पर नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी रैली रही काफ़ी सफल रही है। विपक्ष का कहना है जरूर कि जो बुलाई हुई भीड़ थी पैसों की भीड़ है, लेकिन फिलहाल जो आरोपों से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कई जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके ऊपर धावा बोलते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, उत्तराखंड आने से कितना इफेक्ट लोकसभा चुनाव में आने वाले समय पे पड़ने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ हमीरपुर में 3 गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं पूरा मामला मौदहा का है, जहां पर 3 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ कईयों संगीन धाराओं पर मुकदमे भी दर्ज थे और इससे पहले भी इनके खिलाफ जो इनकी संपत्ति थी तो 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी और इसके बाद आज उन्हीं के ऊपर फिर से कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा और उनके जो कार्रवाई की गई उस पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसपे की संपत्ति के मैं आपको बता दूं 3 मकान थे और 3 प्लाट थे और एक ईंट का भट्टा था। ये इनकी कुर्क की गई है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन इन पे पैनी नजर भी बनाए हुए चुनाव के चलते इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नुक्कड़ सभा में सपा सांसद डिंपल यादव शामिल हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची। करेल विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी षड्यंत्र के तहत की गई है और उनको जेल भेजने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा है बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। इस महंगाई को लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार भी विफल साबित हो रही है। अब कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई के दम पर भी भारतीय जनता पार्टी कई लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। सुल्तानपुर में मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी कांग्रेस नेता हाजिर नहीं हुए। क्यों नहीं हाजिर हुए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होना था लेकिन वो नहीं है। आपको बता दें पूरा मामला 6 साल पुराना है, जहां पर विधानसभा कर्नाटक में चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विजय मिश्रा द्वारा एक परिवाद दाखिल किया गया था। आपको बताते हैं उसी सिलसिले में पिछले 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, जहां पर जज द्वारा उन्हें 25-25 हजार की 2 मुचलकों पे जमानत दे दी गई थी और अग्रिम तारीख 2 मार्च लगा दी गई थी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एनडीडब्ल्यू का वारंट सोमवार को भी जारी हो गया, जिसको लेकर डीजीपी जो है सुनीति कुमार पाठक उन्होंने बताया कि विचाराधीन मामला जो है तो 2010 दंगे को लेकर जो विचाराधीन मामला है जिसको लेकर एनडीडब्ल्यू वारंट उनके लगातार जारी हो रहा है, जिसके बाद भी अभी पेश नहीं हुआ। 27 मार्च को भी उनका एनडीडब्ल्यू वारंट था और उन्हें पेश होना था, जिसको लेकर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अर्जी लगाई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जिसके बाद में उनकी जो परेशानियां हैं वो और बढ़ गई। और सुनीति पाठक ने बताया कि जो सोमवार को जो जिला कोर्ट में उनके खिलाफ जो सुनवाई हुई है जिसपे एनडीडब्ल्यू वारंट दोबारा
जारी हुआ है, वहीं 82 के तहत CRPC 82 के तहत भी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने कहा है, जिसमें अब उनकी संपत्ति जो है वो कुर्की का आदेश भी हो गया है। उनकी संपत्ति कभी भी कुर्क कर सकती है पुलिस, यहीं तक कि मौलाना तौकीर रजा को लगातार झटके पे झटके कोर्ट द्वारा मिल रहे हैं। वहीं अब मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने कहा है कि 8 अप्रैल को वो पेश होकर अपने कोर्ट में पेश हो। इसके लेकर अब मौलाना तौकीर रजा की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें 2000 दंगा जो बरेली में हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जिसमें काफी लोगों की मौत भी हुई थी। इसको लेकर लगातार उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो दंगा उन्हीं ने भड़काया था, जिसने मामला भड़काया, जिसको लेकर काफी दंगेबाजी हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने उनको मुख्य आरोपी समझ के उनके खिलाफ NBW वारंट और कोर्ट में पेश होने के तहत सजा दी थी। लेकिन अब वो लगातार पेश नहीं हो रहा है, जिसको लेकर मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए कासगंज जेल में बंद अब्बास से परिवार वालों ने की है मुलाकात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में विधायक बेटा अब्बास अंसारी जो कि कासगंज जेल में बंद है, वह पिता के जनाजे में शामिल होना चाहता था। इसके लिए बाकायदा याचिका भी डाली गई थी पैरोल के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद वह पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया था। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के 4 से 5 दिन बाद यानी कि मंगलवार को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी कासगंज जेल पहुंचे और दोनों ने नियमों के हिसाब से लगभग आधा घंटा अब्बास अंसारी से मुलाकात की। कोरबा में पुलिस अधिकारी ने एक बेकसूर पर रौब दिखाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल केदवई। दरअसल ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले के दर्री थाना का है। दर्री थाना बस्ती में यहाँ के TI का तबादला हुआ तो उनकी जगह पर प्रशिक्षु DSP अश्विनी कंवर को TI का प्रभार सौंपा गया और प्रभार सौंपने के 5 दिन बाद उनके पास एक मामला आया महिला से छेड़छाड़ का। और छेड़छाड़ का मामले को लेकर के DSP साहब पूरे पुलिस अमले के साथ पहुंचते हैं उस आरोपी लड़के के घर, लेकिन वो आरोपी लड़का जब नहीं मिलता तो DSP साहब उसके भाई को उठा के थाने ले आते हैं और यहाँ पर फिर उन्होंने उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने लड़के ने बताया मेरे भाई ने जो किया मैंने उसको घर बता दिया। दुर्ग में भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। फिर एक बार दुर्ग जिले में आग का तांडव देखा गया। कल शाम 6 बजे के आसपास हेवी इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है। टैंकर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगता है और लगभग वो आग पूरी फैक्ट्री को अपने जद में लेती है। लगभग करोड़ों का नुकसान ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पूरी फैक्ट्री जल चुकी थी। आनन फानन में तत्काल वहां पे दमकल कर्मियों को बुलाया गया। वहां पे आग लगने के बाद पूरी जिला प्रशासन वहां पे एकत्र रही। प्राइवेट वहां पे निरोज फैक्ट्री थी, वहां से आनन फानन में दमकल गाड़ी पहले रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद जिला प्रशासन की अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वहां पे पहुंचती है। लगभग 50 गाड़ियां वहां पे आती है एक के बाद एक आग बुझाने के लिए। केमिकल में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में लगातार विस्फोट होते जा रहे थे। विस्फोट इतना भयानक था कि करीब 5 किलोमीटर दूर से भी लगभग आवाज सुना जा सकता था। लगभग 5 किलोमीटर के दूर से भी वो आग लगे धुएं को लोग देख सकते थे। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।